आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बजट की बाजी। देखिए बजट बाजार बनकर तैयार है। अब सिर्फ 3 घंटे का इंतजार है क्योंकि सुबह के 8 बज चुके हैं और देखिए 3 घंटे बाद वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान और ये बजट की बाजी, एक तरीके से 2019 की बाजी का रुख क्या होगा, उसके लिए आज बजट की बाजी सरकार की तरफ से चली जाएगी और ये बजट बाजार बनकर यहां पर तैयार है क्योंकि हम 6 लेंसेज के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में युवाओं के लिए क्या है, इस बजट में गृहिणियों के लिए क्या है, इस बजट में किसानों के लिए क्या है, ऑफिस यानी कि यूथ जो है, इसके अलावा हमारे जो नौजवान है उनके लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है, कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, डिफेंस सेक्टर के लिए क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बजट की बाजी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट है। हालांकि कहने को तो ये सिर्फ एक अंतरिम बजट है, वाकई में अंतरिम होगा या इसमें कोई बड़ी घोषणा का ऐलान किया जा सकेगा या फिर टैक्स बेनिफिट दिए जा सकेंगे, क्योंकि अब तक का कन्वेंशन ये रहा है अंतरिम बजट में कि डायरेक्ट टैक्सेस को छेड़ा नहीं गया है। तो क्या 2.5 लाख से 3 लाख या 3.5 लाख, एटीसी में किस तरह की रियायतें, डिफेंस सेक्टर को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस बजट बाजार के जरिए। हम लोगों को सहूलत मिले, कुछ बच्चों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा रिबेट मिले, थोड़ा स्वास्थ्य में इलाज थोड़ा सस्ता हो। मिडिल क्लास या मीन्स आम पब्लिक है उसके ध्यान में रख के ही करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि टैक्सेशन की रेट कम होनी चाहिए। चाहते हैं सरकार से कि जिसका रोजगार जो छीन गया है, जहां अस्थायी अगर एक जगह बना दिया जाए कि हाँ यहाँ पर आप लोग बेचा जाए, कि यहाँ आपको मिले कि आराम से बेच लिया जाए, किसी को तंग ना किया जाए। जो बजट हो, खाने पीने का सामान हो, सारा आम बंदे की पहुंच में हो। देखिए आज फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, इसलिए बजट का सियासी ब्लॉकबस्टर भी इसको कहा जा रहा है। वैसे 2019 के चुनाव की बाजी जीतने के लिए सरकार के पास बजट का ब्रह्मास्त्र है और ये ब्रह्मास्त्र आज सरकार चलने जा रही है, अंतरिम बजट इसको कहा जा रहा है। और देखिए हमारे साथ रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता पीयूष गोयल के घर के बाहर से मौजूद है, क्योंकि पीयूष गोयल ही आज जो है जिनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है वो बजट आज पेश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ नित्यानंद है सीएसटी रेलवे स्टेशन से, सीएसटी स्टेशन से, और हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे रेल भवन के बाहर से मौजूद है। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक खान साहब भी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ आशीष सूद बीजेपी के नेता हैं और इसी तरह से तमाम जो 6 लेंस के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बार पहले आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का बजट रह सकता है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं सीधे। रविंद्र, क्या सरकार के पास स्कोप है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ 3 महीने का एक तरीके से बजट होगा, लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, क्या स्कोप है सरकार के पास और क्या क्या रियायतें दे सकती है सरकार? रविंद्र, देखिए अमन, संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 112 से 116 है उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। प्रचलित भाषा में उसके बजट कहते हैं, चुनाव के समय अंतरिम बजट बोला जाता है। लेकिन आप देखिए परंपरा रही है 1971-72 से, आप देखिए चाहे फिर 2004-05 में जसवंत सिंह का हो या फिर 2009-10 में प्रणब मुखर्जी या 2014-15 में पी चिदम्बरम, सब ने अंतरिम बजट के समय वैसी घोषणा की जो सियासी बजट के रूप में देखा गया, जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए था या फिर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए था। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी बजट होगा,
पूरा पिटारा खोला जाएगा, क्योंकि आखिरी बजट है और जाहिर तौर पर है सरकार इसे इंटरिम बजट के नाम पर तो पेश करेगी, लेकिन इसमें सब कुछ होगा जो बजट के रूप में, क्योंकि संविधान में कहीं भी कोई डिबार नहीं किया गया है किसी भी टैक्स को अप डाउन करने के लिए, परंपरा है। लेकिन 2014-15 में अगर देखा जाए तो पी चिदम्बरम ने भी टैक्स में काफ़ी रियायत दी थी, कारों पर आपने देखा होगा, स्कूटर पर दिया था, कई तरह की रियायत दी थी। तो सरकार का जैसा कि पार्टी का भी नेता कहते हैं और बीजेपी कई मंत्री भी बोलते हैं कि संविधान हमें बाध्य नहीं कर रहा है, परंपरा है। लेकिन परंपरा आपने देखा कई परंपराएं टूटेगी, जब सबरीमाला में परंपरा टूट सकती है तो फिर बजट के समय क्यों नहीं टूटी? बजट पहले फरवरी के लास्ट में होता था, अब फरवरी के पहली तारीख हो रहा। लेकिन इस बजट में जो जानकारी मिल रही है सबको राहत देने की कोशिश की जाएगी, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसान हो, चाहे गांव हो, मनरेगा पे भी मद बढ़ाया जाएगा, किसानों को एक चाहे भवांतर योजना के तहत हो या शिवराज सिंह चौहान वाला हो या फिर आप तेलंगाना के मॉडल हो या फिर उड़ीसा के मॉडल हो, कहीं ना कहीं किसी मॉडल को अपनाते हुए बीच का रास्ता निकालते हुए एक पैकेज देने की कोशिश की जाएगी। उसी तरह से टैक्स में भी छूट मिलने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा, आपको हमको सबको राहत देने के लिए 50,000 तक के दिया जाएगा टैक्स, जो और भी राहत देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये सियासी बजट होगा, जो आरोप भले ही लग रहा हो कि इसमें सरकार पूरी बजट पेश न करे, लेकिन पूरी तरह से अब तक हुआ नहीं। हालांकि 2014 का आपने जिक्र किया, वो कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया था, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में छेड़छाड़ नहीं की गई है, और अगर की गई तो वित्त विधेयक पास कराना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। ब्रह्म, आपके पास क्या जानकारी बजट को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं चूंकि रेल भवन के बाहर खड़ा हूं और सबसे पहले मैं आपको रेलवे की ही जानकारी दे दूं कि इस बजट में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखिए सेफ्टी रेलवे के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, लिहाजा इस बार के बजट में ये माना जा रहा है कि 1,45,000 करोड़ के आसपास बजट रेलवे को मिल सकता है। ये बड़ा बजट है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा जो यात्री ट्रेनें हैं वो वक्त पर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में यात्री ट्रेनें चलना संभव हो सके, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश भर में ट्रैक का हो, ये एक मेजर इशू रेलवे में रहेगा। और दूसरा सेफ्टी बड़ा मुद्दा है, तो सेफ्टी के लिहाज से रेलवे में क्या क्या किया जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि खासकर रेलवे इस बार केंद्र सरकार फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्ट पर, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 45 प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया है, यानी सीधा केंद्र सरकार उनको फंडिंग कर रही है। तो इसको लेकर भी खासकर रेलवे और दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मेजर अनाउंसमेंट इस अंतरिम बजट में हो सकता है। अमन, हमारे साथ नित्यानंद जुड़ चुके हैं जो कि सीएसटी स्टेशन के बारे में। नित्यानंद जी बिल्कुल, आज के इस बजट से लेकर मुंबईकरों को काफ़ी उम्मीद है। अगर हम बात करें तो मुंबई के सबब की जो ट्रेन है वो 15 डिब्बे किया जाए, साथ ही साथ जो लंबी दूरी की ट्रेन को जो बोझ होता है वेस्टर्न में अगर बात करें तो मुंबई सेंट्रल पर और बांद्रा पे तो जो जोगेश्वरी में टर्मिनस बनाने की बात की गई है, तो उसे जल्द में से उस पर जो है उसको अमल में लाया जाए। और तमाम जो है मुंबईकर एक उम्मीद रखे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही मुंबईकर हैं। आज के वो बजट से क्या उम्मीद रखे हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं, आज के बजट से आप क्या उम्मीद रखे हुए? देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो तो चलती रहेगी, बट फॉर द पीपल्स लाइक अस हु आर मीडियम पेड पीपल्स, उनके लिए अगर गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख का जो लिमिट है इनकम टैक्स के ऊपर अगर बढ़ा के 4 लाख 5 लाख करता है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, दैट विल बी द गुड फॉर अस टू गेट समथिंग गुड फ्रॉम द बजट। सो टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, टैक्स लिमिट अगर वो 2.5 लाख का 5 लाख कर दे, 4 लाख कर दे तो अच्छा होगा। सो दैट विल बी गुड फॉर अस। देखिए, मुंबईकर हैं जो कि ये साफ तौर पर चाहते हैं कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ाया जाए ताकि इन्हें जो है रियायत मिले। ठीक है नित्यानंद, उम्मीदें कई तरह की हैं, 2.5 लाख से 3 लाख या 3.5 लाख किया जा सकता है। हमारे साथ आशीष सूद हैं, पहले उन्हीं से पूछ लेते हैं। आशीष सूद, विंडो कितना है आपके पास, स्कोप कितना है, क्योंकि ये तो अब तक डायरेक्ट टैक्सेस को तो छेड़ा नहीं गया, तो आप छेड़ेंगे क्या? देखिए, कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, सबका साथ सबका विकास विल बी द स्पिरिट विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट था। सरकार ने पिछले अपने 4.5 सालों में, पिछले 4 बजटों में समाज के हर वर्ग को छूने की प्रयास किया है, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात रही हो, चाहे अर्बन सिटीज में या मकान बनाने के विषय रहे हो, तो सरकार इसके संदर्भ में गंभीर प्रयास सभी वर्गों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास सरकार ने किया है। उसका रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा है कि कल आज दिखेगा, कल अपने बयान में कहा था और आने वाले समय में उसका परिलक्षित होते हम देखेंगे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अंतरिम बजट में ये परंपरा रही नहीं है अब तक,
अंतरिम बजट में कन्वेंशन रहा नहीं है। हालांकि 2014 का जिक्र रविंद्र कर रहे थे, उसमें भी कस्टम ड्यूटी के साथ छेड़छाड़ की गई। मेरा उसमें एक निवेदन है। हाँ बताइए। ये कन्वेंशन एक बड़ा अच्छा शब्द है और कन्वेंशन के आधार पर कुछ चीजें चलती रही हैं जिसको नियम से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है और दिया जाता रहना चाहिए। बजट पहले रूल नहीं है, कन्वेंशन ही है। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि देश की इकोनॉमी के लिए अगर किसी कन्वेंशन में बदल भी करना होगा, समाज के सभी वर्गों को राहत देने के लिए कुछ अगर करना भी होगा तो सरकार उसको भी कर सकती है। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट सबका साथ सबका विकास परिलक्षित होगा कल लोकसभा में, यह प्रधानमंत्री ने कल अभिभाषण से पहले कहा था। तो उसके बड़े दायरे में, उसके बड़े एम्बिट में हमको आज के बजट के संदर्भ में देखना चाहिए कि किसी एक वर्ग को राहत दूसरे वर्ग के लिए राहत नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे फैसले जो इकोनॉमी को बढ़ाए, जो सरकारों का काम ये नहीं है वेलफेयर स्टेट में कि चीजों को मुफ्त बांटे। सरकारों का काम है ऐसा वातावरण निर्मित करना, ऐसे वायुमंडल को निर्मित करना जहां इकोनॉमी फले फूले, जहां सामान्य जन उससे लाभान्वित हो। दो चीज होती है बजट को हमेशा जब हम लोग देखते हैं, आप लोग देखते हैं, आप बेहतर जानते होंगे, दो तरीके से देखा जाता है। ये तो रिफॉर्मिस्ट होगा या लोक लुभावन होगा। अगर रिफॉर्मिस्ट होगा तो लोक लुभावन नहीं हो पाता। अगर आप इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान देंगे तो लोगों की जेब में पैसा नहीं जाता। इस सरकार ने 4.5 साल तक सर फिस्कल डेफिसिट पर ध्यान दिया गया, इस सरकार ने का खजाना भरने पर ध्यान दिया फैसलों से। अब तो लोगों की जेब में पैसा डालने का वक्त है ना सर। इस सरकार ने अपने फैसलों से यह साबित किया है कि केवल सरकार चलाने के लिए नहीं, यह सरकार देश बनाने के लिए फैसले करती है। इसलिए मैं बार बार इस बात को, आप कितना भी उसको घुमाकर पूछिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास वो एम्बिट है जिसमें समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। मगर सरकार दृढ़ फैसले लेने में पहले भी हिचकिचाई नहीं है। जब देश की भलाई का काम होगा तो सरकार राजनीतिक हितों को दरकिनार कर आज तक देश के हित में फैसले लेते आई है और वो दिखेगा। और जिस तरह से आशीष सूद साहब बता रहे हैं कि एक तरीके से जो कन्वेंशन रहा है उनको रूल से ज्यादा अहमियत देती रही है सरकारें। लेकिन क्या इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट का प्रावधान हो सकता है? क्योंकि अब तक 2.5 लाख है। पिछली बार भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद 2.5 का बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए या 3.5 लाख कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये अंतरिम बजट है और अगर इसमें इस तरह के कोई प्रावधान किए जाते हैं तो फिर मंजूरी भी जरूरी होगी, वित्त विधेयक को भी पास कराना होगा, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से टैक्स में राहत दी जा सकती है या नहीं, और अगर दी जा सकती है तो कितनी दी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कल अभिभाषण हुआ था, जो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि टैक्स नेट बढ़ा है। मतलब ये आपके लिए भी जानने वाली चीज है, जो 3.5 करोड़ के आसपास लोग टैक्स देते थे वो अब 6 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब 80% के आसपास लोगों का जो टैक्स रेट है वो बढ़ा है, टैक्स नेट बढ़ा है। टैक्स एक्सपर्ट्स है मेरे साथ, क्योंकि हम अलग अलग 6 लेंसेज के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स काउंटर है, ऑफिस यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा हाउस द जोश यानी कि जो यूथ है, होम मिनिस्ट्री यानी कि जो गृहिणियां हैं जो घर संभालती हैं, और इसके अलावा शुभ लाभ यानी कि जो बिजनेस सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट है, और बजट डिकोड यानी कि जो इकोनॉमिस्ट रहेंगे। लेकिन सबसे पहले टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक बार उनसे एक कमेंट ले लेता हूं। आपको उम्मीद लगती है सर, क्योंकि आप तो लोगों का टैक्स संभालते हैं, ये 2.5 से 3 लाख या 3.5 लाख कुछ पॉसिबिलिटी लगती है आपको? इस बार स्कोप है कुछ? देखिए, स्कोप जब इतनी सारी योजनाओं की बातें चल रही हैं गवर्नमेंट से, किसानों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, टैक्स इज जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो मेरे हिसाब से स्कोप जरूर है, क्योंकि बहुत साल से लिमिट नहीं बढ़ी है और एक इन्फ्लेशन को सॉर्ट ऑफ नलीफाई करने के लिए लिमिट बढ़ानी चाहिए भी। बट जो 2.5 से 5 कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो उम्मीद से ज्यादा मांगने वाली बात हो रही है। 2.5 से 3, 3.5 रियलिस्टिक है, गिवन कि गवर्नमेंट की और प्रायोरिटीज भी हैं। नहीं, ये हमेशा काउंटर होता है इन्फ्लेशन का। आपने जिक्र किया कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा नहीं छोड़ा जाता, लिक्विडिटी कम की जाती है। ऐसा नहीं है सर, ये थोड़ा सा मुझे लगता है पॉलिसी की प्रॉब्लम है। क्योंकि कभी भी बजट आता है, बजट में बिल्कुल लोअर क्लास और बिल्कुल अपर क्लास, ये जो अभी मेरे दोस्त ने बात की, ये एक बात की मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए ये ज़रूरी है। इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट टैक्स पे, बजट पे नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट इसको करना चाहिए। अगर ये नहीं भी करते हैं
तो जो टैक्स रेट्स है हमारा, टैक्स रेट सपोज फर्स्ट 5% है, सेकंड हमारा 20% है, तो एटलीस्ट उसको रिड्यूस करके 15% तो कर। ये पॉसिबिलिटी है क्या कि हो सकता है एटीसी में 1.5 लाख का बढ़ा दिया जाए, 1.5 का 2 कर दिया जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा सकती हैं क्या? बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है, इनको करना चाहिए, बिकॉज कई सारे इसमें मेट्रो सिटीज़ में हम लोग बाहर से आके लोग काम करते हैं, घर पे पैसा भेजना होता है, रेंट देना होता है, अपने सारी एक्सपेंसेस देखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी अगर इतना हम टैक्स में ही देते रहेंगे। एंड सर की बात बहुत वैलिड है कि 5 के बाद सीधा 20 आ जाता है, बीच का कोई स्लैब होना चाहिए उसके लिए। एंड इवन जो उसकी मतलब स्केल है वो भी इसको बढ़ाने का, जो कल हमने बात कही थी कि 5 लाख तक एटलीस्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल होता जा रहा है। जब हम 8 लाख को EWS की कैटेगरी में डाल रहे हैं तो हम 5 लाख तक तो रिबेट दे सकते हैं। आशीष सूद साहब इस चीज का जवाब देंगे कि कल भी ये बात हुई थी, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण में 8 लाख की सीमा EWS 8 लाख समझा गया है, तो क्या ये एक तरीके से हिंट है कि इसमें भी भाई आप 2.5 का 3 या 5 तक करने वाले हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर EWS में 8 लाख समझा जा रहा है तो हमारे लिए 2.5 लाख क्यों? देखिए, उसके भी अभी सभी प्रावधानों के संदर्भ में उसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ बातें आएंगी, और सरकार क्या करेगी इसका तो वित्त मंत्री जी के ब्रीफकेस में ही वो सब विषय बंद हैं। मगर सरकार लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को, मैंने जैसा पहले कहा, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को कड़े फैसले लेकर भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करती है। जैसे जिस प्रकार से ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का विषय था, वर्षों से पेंडिंग विषय को सरकार ने एड्रेस किया है। सरकार मध्य वर्ग के सभी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, उसके निर्णयों को बदलने में भी संकोच नहीं करती है जो जनता को फायदा पहुंचाए। इसलिए इसके संदर्भ में असल में क्या निकलेगा वो तो वित्त मंत्री जी के ब्रीफकेस में है, ये बजट के संदर्भ में सब गोपनीय विषय है। अब्दुल रजा खान, ये वोट ऑन अकाउंट, वोट बढ़ाने वाला बजट भी हो सकता है? देखिए अमन जी, सबसे पहली बात, सिर्फ 1 महीना बाकी है हमारे पास, फिर देश में कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाएगा। जो भी बजट होगा, जो भी गवर्नमेंट आज अनाउंस करेगी, उस पर ना कोई डिस्कशन हो सकता है ना इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंस कमिटीज इसको डिस्कस करके इम्प्लीमेंट करने तक कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाएगा, फिर 2 महीने में हम इलेक्शन पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार आज इस पूरी कोशिश करेगी कि कैसे भी करके एक ज़्यादा से ज़्यादा जुमले दे दिए जाए, ताकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं देश के, उन पर टैक्स पर एग्जम्पशन देकर या फिर किसानों को डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने के। अब्दुल भाई, अगर राहत मिलती है तो आपको दिक्कत क्या? बेशक लोग लुभावन हो, कुछ नहीं है। पिछली बार भी राहत नहीं दी गई, अगर इस बार राहत मिलती भी है तो दिक्कत क्या है? जो सरकार 5 साल में जो सरकार राहत नहीं दे पाई, जो पिछले 6 इलेक्शन हार चुकी, कर्नाटक से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन हारने के बाद सरकार को पता चला कि किसान के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो आज किसानों के लिए करना जुमला नहीं तो और क्या हो सकता है? सर, आपकी हार जीत से लोगों को क्या लेना देना? आज कांग्रेस बीजेपी की हार जीत से लोगों को क्या लेना देना? वो तो उम्मीद लगाए बैठे हुए अंतरिम बजट है, पिछली बार भी राहत नहीं दी गई, इस बार शायद दे दी जाए। बाकी है। देखिए अमन जी, जो 44 लाख रुपया खर्चा था देश पर, आज 86 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है देश के ऊपर कर्जा। सारा कर्जा मिडिल क्लास की जेब से ही निकालेंगे, और भी रास्ते हो सकते हैं ना सर? इकोनॉमी सारा कर्जा मिडिल क्लास की जेब से ही निकालेंगे, सारी भरपाई मिडिल क्लास की जेब से निकलेगा। बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ मिडिल क्लास की जेब से ही निकलेगा, सब कुछ हमारी जेब से ही निकलेगा, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। 6 करोड़ हो गए से 6.5 करोड़, 3.5 करोड़ का 80% टैक्स रेट बढ़ गया। $38 पर बैरल पर क्रूड मिलता था अमन जी, 90 रुपीस पर पेट्रोल। मुझे ब्रेक लेना चाहिए। अच्छा बजट वो होता जो सरकार $168 बार जुमला कह के बात कर रहे हैं और किसानों की बात करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। 2005-6 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई और 14 तक ये उस पर बैठे रहे, और जहां तक किसानों की बात करते हैं, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, हम आपकी रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूं। 2009 से 14 तक आज दालों की खरीद कितनी की सरकार ने? 7 लाख टन। 14 से लेकर 19 तक 95 लाख टन दालों की खरीद की है इस किसान ने। अगर इनमें हिम्मत होती तो लेकर जाते दाल के 5 साल पुराने भाव और आज के भाव। ये तो बेकार में झूठे मनोहर पारीकर जी के साथ मिलने के बाद झूठे मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे तुलना करनी थी तो उनको 44 क्यों दी देश ने? उन्होंने नहीं अच्छा काम किया, इसलिए 44 पर पहुंचा दिया ना। और आपको अगर आईना दिखाना होगा ना सर, आपको अगर आईना दिखाना होगा तो राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। बिल्कुल अब राकेश टिकैत जी आपको आईना दिखाएंगे कि फार्मिंग सेक्टर के लिए
कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया गया, उसका जवाब क्या तो नहीं उनको किया गया। देखिए यहाँ पर जलेबियां तली जा रही है, लेकिन बजट कितना मुंह मीठा करेगा लोगों का, नहीं करेगा, सरकार का मुंह मीठा करेगा, नहीं करेगा, वोट बढ़ाएगा, क्योंकि ये बजट लोक लुभावन होने जा रहा है, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। कल मेरे साथ आकाश जिंदल थे, इकोनॉमिस्ट थे, वो मुझे कह रहे थे कि ये अपीजमेंट वाला बजट होगा, मतलब जिस मिडिल क्लास को अब तक शायद एक तरीके से नजरअंदाज किया गया, पिछली बार भी उम्मीद थी, लेकिन वो राहत नहीं पहुंचाएगी। क्या इस बार वो राहत पहुंचाई जा सकेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, डिफेंस के लिहाज से, रक्षा क्षेत्र के लिहाज से ये अब तक बताया गया कि 2,94,000 लगभग 3 लाख करोड़ का आजादी के बाद एक तरीके से सबसे ज्यादा बजट रहा है डिफेंस सेक्टर को लेकर। एजीबी जैनी है मेरे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल एजीबी जैनी, इस लिहाज से देखा जाए तो ये सरकार मेहरबान रही या फिर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई डिफेंस को लेकर? एजीबी जैनी। अमन, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अच्छा सर। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा बजट नहीं था, ये 1950 से लेके अब तक का सबसे कम वाला बजट था। देखिए, नहीं, वो जीडीपी के लिहाज से हो सकता है, नहीं, आप समझने की कोशिश करें। फिगर के लिहाज से सबसे ज्यादा नहीं, फिगर के लिहाज से तो हर साल का बजट जो है वो पिछले साल से 4-6 हजार करोड़ ज्यादा ही होगा। इस साल अगर 3 लाख करोड़ हुआ तो आज की गवर्नमेंट एक साल बाद जो भी गवर्नमेंट होगी वो कह सकती है हमने सबसे ज्यादा दिया। जब आजादी मिली थी तो सिर्फ 10,000 करोड़ था, आज 3 लाख करोड़ होने वाला। तो हर एक साल जो है अगर आप एस्केलेशन लगाएंगे तो हर एक साल का बजट जो है पिछले साल से ज्यादा होगा। तो ये कहना कि इस साल हमने सबसे ज्यादा दिया, वो बात ठीक नहीं है। दुनिया भर में हमेशा डिफेंस बजट जो है वो जो आपका देश का जीडीपी होता है उसका प्रतिशत माना जाता है। हमारा ये माना हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, रिपीटेड गवर्नमेंट सरकार एक के बाद एक ये मान चुकी है पार्लियामेंट में कि एक औसत नेशनल सिक्योरिटी के लिए कम से कम पैसा 3% देना चाहिए। अभी कितना है? 1.5%। सुनिए, ये बात और है कि आज तक 3% नहीं दिया किसी। अभी कितना? लेकिन सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, लोगों को साफ होनी, क्योंकि ये बातें जनता को मालूम नहीं है, ये बातें नेता लोग गुमराह करते हैं। अच्छा। ये बातें जो वक्ता है वो गलत बात है। हमने सबसे ज्यादा बजट दिया 2 लाख। अगर मैं कहता हूं दूसरी कोई गवर्नमेंट आती है और अगले साल 3 लाख करोड़ का बजट होगा, क्या आप उनके मुंह को भाव देंगे कि हमने तो 3 लाख कर दिया जी, ये सबसे ज्यादा था? नो, इट इज नॉट दैट। आपका जो है आप देखेंगे कि 3% किसी ने नहीं दिया, 2.6, 2.4, 2.5, 1.9 तक, 2.2% तक, बट 1.46% ऑफ जीडीपी। एक साइड तो आप बोल रहे हैं हम सुपर पावर बन रहे हैं जी, इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं जी, हमारी जीडीपी इतनी फैल गई कि हम संभाल नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ डिफेंस। अब आ जाइए मॉडर्नाइजेशन पर। नहीं, ये बातें बहुत जरूरी है पब्लिक को जाननी। डिफेंस का हर एक रुपए में से 86 पैसा उनके पे, उनके अलाउंसेस, पेट्रोल, ट्रेनिंग एम्युनिशन, जो हमारे हथियार होते हैं उनका अपकीप, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, उनके तंबू, बंबू, उनके बैरक्स, इसके ऊपर जाता है। बचे कितने? 14 पैसे। 14 पैसे में से 6 पैसे जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। आज जो सरकार दे रही है पैसे वो 6, जो पहली सरकार ने जो कोई भी सामान खरीदा होगा वो 6 पैसे उसके। बचे कितने? 7 पैसे। 7 पैसे में आप क्या खाक राष्ट्रीय सुरक्षा करोगे? खाक राष्ट्रीय सुरक्षा करोगे? अब आता है ये इंटरिम बजट पे, क्योंकि जिसका डिबेट चल रहा है। नहीं अमन, ये बहुत जरूरी है बातें, इसीलिए मैं आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया, प्लीज लेट द पब्लिक, हमारे देश की जनता को हक है जानने का, क्योंकि वो टैक्स देती है। मेरी तनख्वाह आपके टैक्स से आती है, आपको हक है पूछने का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर क्यों है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्विस वाइस चीफ ने कहा है, सर्विंग वाइस चीफ ने। इतनी कमियां हैं। 42 स्क्वाड्रन एयरफोर्स से जो हमें चाहिए, आज हम 31 स्क्वाड्रन पे काम कर रहे हैं। 17 सबमरीन हमें नेवी में चाहिए, आज हम 5 सबमरीन पे काम कर रहे हैं। इन्फेंट्री में उनके एम्युनिशन की कमी है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की कमी है, गन्स की कमी है, तोपों की कमी है। सीनियर है, लेकिन एक चीज है, अभी कल ही खबर आई है एक्विजिशन कमेटी की जो बैठक हुई है, उसमें 40,000 करोड़ में 6 सबमरीन की इंडिजिनस प्रोडक्शन का फैसला किया गया। निर्मला सीतारमण, 10 सेकंड और दे दीजिए। अगरचे कि ये इंटरिम बजट में कैपिटल अमाउंट और हमारे 2 रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू जो रोजमर्रा का खर्चा, और कैपिटल बजट होता है जो कि आधुनिकता के लिए, मॉडर्नाइजेशन के। आज के दिन अगर ये हमें 10 लाख करोड़ भी और दे दे, 31 मार्च तक खर्च नहीं हो पाएंगे। ये जुमला ही है। अगर आज वो सरकार बोलती है, जैनी साहब ने बड़ा हल्ला मचाया टीवी पे, 10 लाख करोड़ दे दो जी इनको, उसमें से 10 पैसे भी नहीं खर्च हो पाएंगे 31 मार्च तक, तो ये जुमला नहीं है तो क्या है? ठीक है, संजय कुलकर्णी साहब, फिर आप आऊंगा मैं आपके पास। आशीष जी, संजय कुलकर्णी जी। जनरल साहब कह रहे हैं वो कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है,
लेकिन जिस तरह की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, हर हमेशा ये डिबेट होता है गन्स वर्सेस बटर। हर फौज चाहती है कि अपने आप को मॉडर्नाइज करे, हर फौज चाहती है अपने आप को इक्विप करे, पर you can dream. It is not easy to get what you want. But having said that, capacity building को वक्त लगता है। कैपेसिटी बिल्डिंग किसी भी इसमें मॉडर्नाइजेशन में वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि when we say about 1.5% of the GDP, जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, ये शायद कभी कभी एक गलत दिशा में ले जाता है अपने को, क्योंकि इन रियल टर्म्स में भी 3 लाख, चाइना will say 1.91% of the GDP, but 1.91% of the GDP, चाइना का GDP कितना है? जब वो खर्च करता है वो $250 बिलियन खर्च करता है। जब अमेरिका कहता है कि मैं 5% GDP का खर्च करता हूं, वो तकरीबन $900 बिलियन के ऊपर खर्च करता है। जब हम कहते हैं कि हम 1.56% ऑफ द GDP खर्च करते हैं, तो तकरीबन 50 के आसपास बिलियन डॉलर हम खर्च करते हैं। तो ये कहना, और इसमें भी कई बार क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे जनरल साहब ने बताया, इट मे बी अबाउट 90,000 करोड़ होगा हमारे पास, हम वो भी नहीं खर्च कर पाते, बिकॉज हमारे प्रोसीजर्स ऑफ एक्विजिशन इस तरह से हैं कि जब तक आप कोई भी इक्विपमेंट नहीं ला सकते, वी हैव टू फोकस ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑल्सो, वी हैव टू फोकस ऑन मेक इन इंडिया ऑल्सो। हमने अपने PSUs को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, सब कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। अगर हमने सब कुछ इंपोर्ट करना है तो अगले 10 साल में $100 billion worth of equipment will have to be imported over the next 10 years. So we are right now the largest importer of क्या इंडिजीनियस के लिहाज से उतना किया जा रहा है? क्योंकि कल ही हमने देखा है 40,000 करोड़ में 6 सबमरीन के इंडिजीनियस प्रोडक्शन, इसके अलावा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर आपने मेरे ख्याल से AGV जैनी साहब जो आपने जिक्र किया, मैं वही पूछ लेता हूं आशीष सूद साहब से। फाइटर स्क्वाड्रन 31, उसको लेकर 36 रफाल आ रहे हैं, उसका भी जिक्र किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। OROP का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या ये चीजें सफिशिएंट आपके लिहाज से? देखिए, जितनी तेजी से मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, और इस विवाद की समय समय पर जब समीक्षाएं हुई तो 136 तथाकथित राफेल क्यों नहीं 10 साल तक 126 राफेल क्यों नहीं आए? इसलिए मेरा यह कहना है कि जरूर हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन में हम बाकियों से पिछड़ रहे हों, और उस देश में जिस देश का प्रधानमंत्री ही कहता हो कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे 10 पैसे ही नीचे तक पहुंचते हैं, और जहां पे हर रक्षा सौदे जिस तरह के विवाद में होते आए हैं, वहां पर आज की ट्रांसपेरेंसी के जमाने में और GDP के बढ़ते हुए साइज के अनुरूप ये जनरल साहब का मत हो सकता है कि खर्चा कम है, मगर सरकार को अपनी प्राथमिकताएं देश की सुरक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना भी सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार ने अपना जो मूल मंत्र बनाया, सबका साथ सबका विकास, हर क्षेत्र के लिए बराबर का काम सरकार करती आई है। 40 वर्षों से पेंडिंग OROP की मांग को भी इसी सरकार ने एड्रेस किया है। उसमें कम ज्यादा आप कह सकते हैं, हजारों करोड़ रुपया पेंडिंग लोगों के खातों तक पहुंचा है, इसी सरकार के राज में पहुंचा। अब्दुल रजा खान, मैं उसी चीज रफाल पर एक बार आ जाता हूं। AGV जैनी साहब ने कहा 31 फाइटिंग स्क्वाड्रन है, फाइटर स्क्वाड्रन है, अब उसको बढ़ा रहे हैं, तो आप रफाल क्रैश कराने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में, रीलॉन्च करने के चक्कर में रफाल को क्रैश करा देंगे आप लोग। एक डिफेंस डील के ऊपर, अमन जी, एक डिफेंस डील के ऊपर 10 साल नेगोशिएशंस होते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्लाईअवे कंडीशन में लाना, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना, और HAL जैसी 68 साल पुरानी एक्सपीरियंस कंपनी के हाथ में रफाल को देना, ये एक सरकार की सोच थी। सीधा सीधी प्रधानमंत्री जी रफाल डील कैंसिल सरकार के फिर रक्षा मंत्री ने कह दिया था हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहां से लाने वाले थे आप?
सिर्फ उसी सरकार के रक्षा मंत्री ने कहा था पैसा नहीं है खरीदने के लिए। रफाल डील पर पूरा खुलासा हो चुका है सर, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। रफाल डील पर पूरा खुलासा हो चुका है, सरकार और छुपा नहीं सकती। देखिए सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंका गया। आप लोग सर सुन लीजिए सर, आपका टाइम था, बोले, मैंने कुछ नहीं बोला। आप रुकिए, क्या एक मिनट रुकिए तो सही, मनोहर पारिकर जी आप एक मिनट रुकिए तो सही। देखिए जब आपका झूठ जब पकड़ा जाता है तो आप और आपके तमाम नेता ऐसे ही बोल देते हैं, जवाब दीजिए। जनता तक सच्ची बात पहुंचने ही नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट जीडीपी के आंकड़े बदल देती है आपकी सरकार। बजट पर चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं करेंगे, के आंकड़े बदल देती है आपकी सरकार। मगर गलत बयानी नहीं चलेगी। अब्दुल रजा खान, मैं पूछ लेता हूं, अब्दुल रजा खान, अब्दुल रजा खान, एक मिनट सर, लाने वाले थे। एके एंटनी ने कहा ना, क्यों नहीं ले आया 10 साल में? ठीक है, क्यों नहीं ले आया 10 साल में, नंबर 1। नंबर 2, एके एंटनी ने यह भी कहा था कि पैसे की कमी की वजह से यह डील हम पूरी नहीं कर पाए। यह भी एके एंटनी ने उस वक्त के रक्षा मंत्री ने कहा था। तो आप ही कर लेते, आप तो कर नहीं पाए, किसी ने की तो आप नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं। अमन जी, तो क्या कल या परसों आ रही है क्या रफाल मतलब एयरक्राफ्ट? जो ये लोग फ्लाईओवर कंडीशन में ले रहे हैं वही एयरक्राफ्ट कतर ने भी लिया है सर। खुद फ्रांस ने अपने देश के लिए डसॉल्ट से ऑर्डर किया है फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी खुद की कंट्री के लिए। जिस कंट्री में रफाल एयरक्राफ्ट बनती है तो उनको 1 से 3 गुना अपग्रेड करने के लिए। ये तो आप तो गुमराह मत करिए, आप लोग कर नहीं पाए सर 10 साल में, अब किया जा रहा है, फाइटर स्क्वाड्रन आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। सर कोई कल परसों नहीं आ रहे सर, वो भी 2025 के बाद में आएंगे सर। आप ये बात जान लीजिए। सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट, सो इससे पहले जो डील हुई थी वो कोई टूरिज्म एयरक्राफ्ट की डील नहीं हुई थी, वो भी वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की डील हुई थी। देखिए दोस्त 45,000 करोड़ का कर्जा दोस्त के सर पे चढ़ चुका था, उनको ये डील देकर पैसा दे दिया गया। आप समझिए बात को, जो कंपनी 10 दिन पुरानी है वो कंपनी को रफाल डील दे दिया गया। जी अब्दुल रजा खान कंप्लीट करिए। माफ कीजिएगा, बीच बीच में पीयूष गोयल नजर आ रहे थे, वो मीडिया से बात कर रहे थे, इस वजह से वो देखिए नहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। अमन जी, हर किसी की बात झूठी है, सिर्फ बीजेपी सरकार ही सच्ची है। ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है, देश जान चुका है कि रफाल डील पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, एक भाई एक के सामने आएगा। नहीं साहब, राहुल गांधी सच्चे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति झूठे हैं, फ्रांस की सरकार झूठी है, सुप्रीम कोर्ट में आपका इकोसिस्टम गया, मुकदमा दायर किया। देखिए मैं आपको फिर दोबारा एक और बार बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे आप बोलने क्यों लग जाते हैं? देश की सुरक्षा की बात आप करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की, देश की लड़ाकू विमान बनाने के लिए आप एक ऐसी कंपनी को चुनते हैं जिसका एक्सपीरियंस 10 दिन का भी नहीं है। सुप्रीम जीरो एक्सपीरियंस की कंपनी, सिर्फ जीरो एक्सपीरियंस की कंपनी देश का लड़ाकू विमान बनाएगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में भेजे वो लोग, आपका इकोसिस्टम था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी गए वही सही। को जो रिपोर्ट दे रहे हो उसके अंदर टाइपो क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी बन के गए कि मुझे गलत रिपोर्ट दी थी? केवल टेलीविजन पर झूठ बोलेंगे? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत रिपोर्ट थी, गो एंड रिप्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। जान चुके हैं, सीबीआई की हालत देखिए, सीबीआई की हालत देखिए, देश का कर्जा दुगना हो गया। आप आरबीआई पर आर्टिकल 7 लाकर उर्जित पटेल क्यों इस्तीफा दे दिए? अरे सर उर्जित पटेल क्यों इस्तीफा दे दिए? देश की इकोनॉमिक स्थिति देखिए, जॉब पर स्थिति देखिए, पकौड़ा तलना कोई जॉब नहीं होता। जनता को पता 2100 करोड़ खर्च करके कहने के बाद कंट्रीज घूम के आ गए, एक बिजनेस नहीं ला पाए। राफेल डील पर बात करते हैं। अरे भाई साहब, राफेल डील पर बात अच्छा, ये एक चीज, एक तरीके का ट्रेलर है। अब्दुल रजा खान, आशीष सूद, एक तरीके का ट्रेलर आप समझिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी संसद में बहस होनी है, और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में बहस होगी, फिर उसको पास किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा। तो एक तरीके का ट्रेलर आप ये समझिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी जोरदार बहस होने वाली है।